नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। न्यूज रूम लाइव में दोपहर के 2 बज गए हैं और आज सबसे पहले हम बात करेंगे अग्निपथ योजना को लेकर, क्योंकि सेना की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कहा जा रहा है कि जुलाई में इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी शुरू हो जाएगा। इस खबर और विरोध को लेकर जितनी भी खबरें, हर खबर से आपको करेंगे बाखबर। लेकिन पहले मल्लिका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मल्लिका मल्होत्रा। सेना ने जो अधिसूचना जारी की है उससे जुड़ी हर जानकारी आपको देंगे। सैलरी सुविधा से लेकर इसमें बीमा तक का जिक्र है, हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। राजीव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। अग्निपथ योजना को लेकर सड़कों पर बवाल है, लेकिन इससे पहले सेना प्रमुख मनोज पांडे ने स्पष्ट कर दिया है। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। अर्पिता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। तो जो तस्वीर दिख रही थी कि क्या ये योजना वापस हो सकती है, तस्वीर साफ हो चुकी है कि योजना फिलहाल वापस नहीं होने वाली है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख करें। सेना ने अग्निपथ योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस बीच यानी जो प्रक्रिया है अब वो शुरू कर दी गई है। जुलाई से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, ये भी कह दिया गया है। तो अग्निपथ योजना जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि क्या सरकार ये फैसला वापस ले सकती, जिस तरीके का दबाव बनाने का काम यहाँ उन युवाओं ने भी किया, चाहे बिहार से वो तस्वीरें आई हो, राजस्थान से आई हो, हरियाणा से आई हो, हर जगह विरोध की कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली और सवाल उठा कि सरकार इसमें कदम पीछे खींचेगी। लेकिन कल ही ये तस्वीर साफ हुई कि सरकार इस योजना को आगे लेकर जाने वाली है। सेना ने अग्निपथ योजना की अधिसूचना इसी के साथ साथ जारी कर दी है। आपको बता दें, जुलाई से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्र सीमा इस बार 17.5 से 23 साल की गई है इस साल के लिए, नहीं तो 17.5 से 21 साल जो आपकी उम्र है वो ही रहने वाली है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए। तो कुल मिलाकर अब ये योजना जो है सरकार इस पर टिकी हुई है। हालांकि इस बीच ये कोशिश सरकार की जरूर है टीम बनाने की, ताकि लोगों तक जो भ्रम की स्थिति है वहां उनसे बात करके वो भ्रम दूर की जाए और साथ ही साथ इस योजना के क्या फायदे हैं वो जनता तक पहुंचाया जाए। शुभांकर। देखिए, विरोध, बातचीत, संवाद हर तरफ एक तरफ, लेकिन इधर सेना प्रमुख की तरफ से कह दिया गया है कि अग्निपथ योजना जो है वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं ली जाएगी। ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये योजना लागू होकर रहेगी। इसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। हम आपको बता दें, अग्निपथ स्कीम पर आज तक से बातचीत में सेना प्रमुख ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि अग्निपथ योजना को वापस लेने का कहीं कोई इरादा दूर दूर तक नहीं है। इसे लागू किया जाएगा और शुक्रवार से ही इसकी भर्ती प्रक्रिया जो है उसे भी शुरू कर दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी। आज भारत बंद और बीते दिनों में आगजनी, तोड़फोड़, इन सब के बीच सेना तेजी से अग्निपथ के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन विरोध के स्वर भी मुखर है। क्या यह राष्ट्रहित में है? हमारे साथ हैं जनरल मनोज पांडे, थल सेना अध्यक्ष। आज तक पर बातचीत करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब। धन्यवाद गौरव। जनरल साहब, अग्निपथ और अग्निवीर, क्या ये राष्ट्रहित में है? आखिर क्यों बने कोई अग्निवीर? गौरव, मैं इस संदर्भ में 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। ये एक ऐसा परिवर्तन है और एक ऐसी योजना है, ये ना सिर्फ सेना के लिए पर पूरे देश के लिए और युवाओं के लिए, ये सभी के लिए फायदेमंद होगी एंड इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। और यदि आप इसके जो ऑब्जेक्टिव्स और डिलीवरेबल्स में जाएंगे तो आपको ज्ञात होगा कि ये सभी के लिए और ये सभी के हित में है। जहां तक सेना का सवाल है, मैं 3-4 मुद्दे आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारी सेना का यूथफुल प्रोफाइल इस योजना के कार्यान्वयन होने के बाद इट विल इम्प्रूव ड्रास्टिकली। दूसरा, हमारे जवान जो हम रिक्रूट करते हैं या इंडक्ट करते हैं सेना में, दे विल बी मोर टेक्नोलॉजिकली एडेप्ट and be able to operate our weapon systems in a much better fashion and the equipment in the future. तीसरा, हमारा यूथफुल एंड एक्सपीरियंस का जो एक बैलेंस होगा यूनिट में या सेना में, हम उसमें भी बढ़ोतरी करना चाहेंगे। और चौथा, इनके अग्निवीरों का इंटीग्रेशन जो हमारे यूनिट्स या सेना में रहेगा, उससे भी पूरे तौर से हमको इसका फायदा पड़ेगा। लेकिन इस
इस योजना के बारे में बात करते ही इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ी, तो क्या ये सोच समझकर लाई गई एक योजना है या फिर थोपी गई है एक तरह से सेना पर? नहीं, सबसे पहले मैं ये धारणा और दिस नोशन आई वांट टू कंप्लीटली डिनाई दैट ये एक ऐसी स्कीम है जो हम पर थोपी गई है। ये बिल्कुल गलत है। ये तकरीबन 1.5-2 साल से ये योजना विचाराधीन है और इसको कंटिन्यूअस डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस या कंसल्टेशंस के फलस्वरूप और ये भी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हुए, इसके पश्चात ही इसकी एक फाइनल रूपरेखा बनी है। जहां तक आपने ट्वीकिंग का सवाल उठाया, मैं कहना चाहूँगा कि जब ये स्कीम या योजना अनाउंस हुई थी 14 तारीख को, इसकी जो ब्रॉड और या मोटे तौर पर रूपरेखा इसको बताया गया था और उसके बाद जो उसके डिटेल प्रोविजंस है, ये जैसे आपने पिछले 3-4-5 दिन में देखा है, ये प्रोविजंस को एक एक क्लैरिफाई किया गया है। तो मुझे लगता है ये कहना गलत होगा कि ये स्कीम को पहले ही 4-5 दिन में हमको ट्वीक करना पड़ा है। मुझे लगता है गलत धारणा है ये। लेकिन इसका विरोध जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से जगह जगह विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं, क्या आवश्यकता है इस समय कि आप इसको रोकें, रीअसेस करें, रीएनालाइज करें, जो विरोध के स्वर हैं उनको, उनके जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करें और फिर रीलॉन्च करें? नहीं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी राय में ये विरोध के स्वर है, इसका मुख्य कारण यह है कि इस स्कीम के बारे में मेरी समझ में पूरी जानकारी लोगों को जिस तरह से होनी चाहिए थी वो जानकारी लोगों के पास थी। तो जैसे जैसे लोग इस स्कीम को समझ पा रहे हैं, खास करके युवा, तो जितनी भी आशंका या अप्रहेंशन या गलत धारणा लोगों के या युवाओं के मन में थी, उसका मुझे लगता है अभी पर्याप्त समाधान हो गया है और इसके चलते द एक्सेप्टेबिलिटी और इसके जो बेनिफिट्स है ये मुझे लगता है युवाओं को अभी समझ में आ रहे हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि केवल आप पेंशन बिल को घटाने के उद्देश्य से इस तरह की स्कीम लाई गई कि आप 4 साल उनकी सेवा भी ले लो और पेंशन भी ना देना पड़े, ग्रेचुटी भी ना देना पड़े, कुछ ना देना पड़े, उनको 4 साल के बाद बाहर कर दिया जाए और केवल 25% को सेना में लिया जाएगा। ये भी मुझे लगता है एक्सट्रीम पोजीशन है और बट ये सच नहीं है। जो आप स्कीम को यदि सही तरीके से समझेंगे तो जैसे मैंने बताया है, 4 साल में एक युवा जब फौज में 4 साल काटने के बाद, ट्रेनिंग के बाद जब बाहर समाज में या सोसाइटी में जाएगा तो उसको इस तरीके से वो इक्विप होगा, ही विल कैरी अ यूनिक रेज्यूमे, उसके पास ये क्वालिफिकेशंस होंगी बिना और डिसिप्लिन और जो फौज के वैल्यूज और क्वालिटीज को छोड़कर मुझे लगता है एक पर्याप्त मात्रा में वो अपने आप को समाज में एक जगह बना पाएगा। he'll have his यूनिक आइडेंटिटी, एक उसकी अलग पहचान रहेगी जिसको समाज में उसको आगे बढ़ने में उसकी मदद होगी। जैसे हम बात करते हैं कि 25% को आप सेना में लेंगे, प्रयास होगा कि कुछ आरक्षण सरकारी नौकरियों में उनको दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है वो तो 1979 से 1979 से है। क्या आपकी दृष्टि में वो सफल रहा है और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सेना क्या करेगी और सरकार को क्या करने की जरूरत है? जहां तक सेना का सवाल है, ये हमारे लिए एक बड़ा अहम मुद्दा रहेगा कि 4 साल के बाद जो 75% युवा समाज में जाएंगे उनको किस तरह से हम वैल्यू एडिशन कर पाए। और इसके संदर्भ में आपको सबको जानकारी दी गई है कि किस तरह से इनको अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अलग अलग क्रेडिट्स दिए जाएंगे ताकि जब वो सेना से 4 साल बाद बाहर निकलेंगे दे आर सूटेबली किटेड, सूटेबली इक्विप्ड। जहाँ तक उनके आगे फ्यूचर या भविष्य का सवाल है, आपने देखा कई केंद्र सरकार के मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, अलग अलग एजेंसीज ने, कई कॉरपोरेट हाउसेस ने आरक्षण के बारे में इसका अनाउंसमेंट की है और उसके बाकी डिटेल्स
आगे चलते ये फर्दर क्लैरिफाई होते रहेगी। मैं अंत में सिर्फ ये आश्वस्त कराना चाहूँगा युवाओं को कि जब आप 4 साल सेना में टाइम काटने के बाद बाहर निकलोगे, आपके पास पर्याप्त या उससे भी अच्छी मात्रा में क्वालिटीज़, क्वालिफिकेशन, हुनर आपके पास होंगे एंड दिस विल बी अ यूनिक अपॉर्चुनिटी which they will have to step out into the society. एक प्रश्न और आपने, क्या ये अभी भी एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस है? जब आप लोगों को सेना में शामिल कराएंगे तो अगर कुछ इसमें आपको लगा ट्वीक करने की जरूरत है, क्या ये ट्वीकिंग चलती रहेगी बेनिफिट करने के लिए जवानों को? जैसे अगर कोई डिसेबल हो जाता है तो क्या एक मुश्त उसको पैसा देना उचित होगा, या आपकी दृष्टि में क्या ये भी एक प्रयास होना चाहिए कि देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी देखभाल, ये ट्वीकिंग की आवश्यकता हो सकती है? तो मैं इसके जो डिटेल्स है उसमें जाना नहीं चाहूँगा स्पेसिफिकली। आपने 2-3 मुद्दे उठाए उसके बारे में, बट मैं इतना ये कहना चाहूँगा कि ये स्कीम एलैबोरेट डिटेल कंसल्टेशंस के फलस्वरूप या पश्चात हमने इसकी फ्रेमवर्क या रूपरेखा बनाई है। एज वी गो फॉरवर्ड, जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन के बाद, वी विल ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस, या हम इसमें सकारात्मक बदलाव जरूर ला सकते हैं एंड दैट इज़ अ ओपन इशू। तो ये नहीं है कि ये स्कीम यहीं पर एक लकीर के तौर पर दिस इज़ द फाइनल थिंग। तो ये मेरा इस पर जो युवा आज सड़कों पर हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आगजनी तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? इनके लिए मेरी एक ही राय या एक अपील रहेगी कि इन सब चीज़ों को छोड़कर ये अपना, अभी हमने रिक्रूटमेंट का शेड्यूल और रैली का शेड्यूल अनाउंस किया है या घोषित किया है, इसकी अधिसूचना भी हमारे वेबसाइट पर है। तो मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि ये सब छोड़कर ये इस काम में कंसंट्रेट करे कि किस तरह से अपने आप को फिजिकली और रिटन एग्ज़ाम के लिए किस तरह से आपको तैयार करे एंड फोकस ऑन दिस। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक सेना का सवाल है, सेना में अनुशासन को हम बहुत महत्व देते हैं और हम चाहते हैं कि जो युवा हमारे साथ आए वो अनुशासन, देश प्रेम, नेशनलिज्म, इन सब मुद्दों पर खरे उतरे। तो इस तरह से हम युवाओं को चाहेंगे कि दे फोकस ऑन दीज इश्यूज एंड ना कि किसी और बहकावे में आकर इंडल्ज इन सर्टेन अदर एक्टिविटीज। तो कोई युवाओं को बहका रहा है, बहकावे में ये सब हो रहा है, आप क्या ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि नो रोल बैक, नो स्टॉपिंग अग्निवीर स्कीम, नो स्टॉपिंग अग्निपथ, क्या ये तय है? नहीं, इसका तो कोई प्रश्न नहीं है। ये स्कीम बहुत डिटेल डेलिब्रेशंस के पश्चात अपनाई गई है, तो इसमें रोल बैक, और कल परसों भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह कहा है, इसका कोई सवाल नहीं है। तो मैं चाहूँगा युवाओं को या उनको आह्वान करूँगा कि अभी अपने रिक्रूटमेंट की तैयारी में व्यस्त हो जाए, उसमें ज़्यादा ध्यान दे, और ये जो एक सुनहरा मौका उनको मिला है अपने खुद उज्जवल भविष्य के लिए और देश सेवा के लिए, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। सर, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव। तो आज तक पर आप सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को सुन रहे थे, जिन्होंने इस योजना से जुड़ी तमाम जो खूबियां हैं बताई, साथ ही भ्रमित हो रहे युवाओं को बताया कि इस योजना के फायदे क्या है और आप सही ट्रैक पर आ जाए। बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपको बता दें जुलाई के पहले सप्ताह से भर्ती की प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। तो आप बातचीत सुन रहे थे और जो बड़ी बात सामने निकल कर आई, भारतीय थल सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जुलाई के पहले सप्ताह से अग्निवीर भर्ती रैली के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। रैली भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जल्द ही भारतीय सेना अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगी। अधिसूचना में सैलरी, अलाउंस, सुविधा तक का जिक्र किया गया है। अग्निवीरों के दावेदारों को हलफनामा देना होगा। ये तमाम जरूरी जानकारियां इस अधिसूचना में शामिल की गई हैं। सेना ने अग्निपथ योजना की अधिसूचना जारी की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आज तक से बातचीत करते हुए कई अहम बातों पर
खासकर जिस तरह से युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, उन तमाम सवालों के जवाब दिए। और जो बड़ा अपडेट है वो ये आपको बता दें, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जुलाई के पहले सप्ताह से अग्निवीर भर्ती रैली के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अग्निवीरों की भर्ती का टाइम आ गया, 4 सालों के लिए होगी अग्निवीरों की भर्ती। कुछ और जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दे रहे हैं। अग्निपथ पर एक तरफ लड़ाई जारी है, लेकिन इस बीच नोटिफिकेशन भी आई है जिसमें तमाम जरूरी जानकारियां शामिल हैं। अगले महीने से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। तो सेना में अग्निवीरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। तो एक तरफ अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में विरोध चल रहा है, दूसरी तरफ राजीव ये बड़ी जानकारी आई है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जुलाई के पहले सप्ताह से भर्ती शुरू हो जाएगी। बिल्कुल मलिका, बहुत बड़ी खबर है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि सड़कों पर उतरे उन तमाम पत्थरबाजों के लिए एक बड़ा संदेश है कि आप प्रदर्शन करते रहें, ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होगा, इस फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सेना के जवानों की तरफ से, जो ऑफिसर्स ने उन्होंने क्लियर कर दिया था कि इसे वापस नहीं लिया जाएगा। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ गए। मंजीत, नोटिफिकेशन जारी हो गया, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या क्या जानकारी उससे जुड़ी मिल रही है, किस तरह का होगा? देखिए राजीव, फिलहाल जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक जुलाई का समय तय किया गया है जब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। डेट उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जुलाई से ओपन हो जाएंगी वेबसाइट जिसमें तमाम जानकारी होगी और जो भी युवा अग्निवीर के तौर पर भर्ती होना चाहेगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेगा। सभी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जरूरी है। और सेना में सामान्य तौर पर जनरल ड्यूटी यानी कि जवान जनरल ड्यूटी के तौर पर, जवान टेक्निकल जो कि आर्मी एविएशन, आर्मी मैकेनिकल से जुड़े लोग होते हैं, जो उनके लिए अलग अलग कैटेगरी में सारी वैकेंसीज की जानकारी दी गई है। अग्निवीर के तौर पर 10वीं मिनिमम 10वीं पास का उसमें प्रावधान रखा गया और आर्मी एक्ट 1950 के तहत उसमें साफ तौर पर जो शुरुआती 3 लाइनों से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि अग्निवीर के तौर पर उसकी सर्विस 4 साल की होगी, उसमें ट्रेनिंग भी शामिल होगी, यानी कि 4 साल के अंदर ट्रेनिंग भी शामिल होगी। 4 साल के बाद अग्निवीर किसी भी तरह की पेंशन या ग्रेच्युटी का हकदार नहीं होगा। ये बातें नोटिफिकेशन के सबसे शुरुआती पन्ने पर मेंशन की गई हैं 1, 2, 3 के, जिससे कि अग्निवीर को लेकर जो चीजें हैं वो साफ तौर पर युवा के सामने रहें। इसलिए शुरुआत 1, 2, 3 बुलेट के तौर पर 3 महत्वपूर्ण चीजें लिखी गई हैं कि उनकी 4 साल की सर्विस होगी, उसके अलावा वो पेंशन ग्रेच्युटी के हकदार नहीं होंगे और जुलाई से उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मंजीत, आप हमारे साथ बने रहे हैं, आपके पास हम लौट रहे हैं, लेकिन इसी पर और ज्यादा जानकारियां दे रहे हैं अर्पिता। बिल्कुल, तो देखिए ये जो योजना है साफ तौर पर सरकार ने संकेत दे दिया है कि इस योजना को पीछे नहीं लेना है। साथ ही साथ ये कोशिश सरकार की जरूर है कि उन युवाओं तक जिन तक ये योजना कैसे लाभकारी है नहीं पहुंच पा रही, इसकी जानकारी वो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश भी होगी। तो आपको बता दें अगले महीने से देखिए जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो जानी है और इसी के साथ साथ अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। साथ ही साथ यानी आप ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो करना आपके लिए यहाँ अनिवार्य होगा। 4 सालों के लिए आपकी ये भर्ती होगी, यानी अग्निपथ योजना से जुड़ेंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल का ये आपका कार्यकाल रहेगा। 25% लोग रिटेन कर लिए जाएंगे, 75% लोगों को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। कुछ पैसे भी, करीब 11 लाख रुपए उनके अमाउंट भी उनको मिलेंगे। मंजीत लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मंजीत, सरकार ने आज ये भी साफ पिछली जो योजनाओं को लेके लग रहा था कि क्या इसको पीछे इस पर अपने पैर किए जा सकते हैं, वो दिखा दिया कि अब इस पर पैर पीछे सरकार करने नहीं वाली है। यानी कुल मिलाकर ये योजना सरकार लेकर ही आने वाली है, लेकिन इसके फायदे क्या हैं वो अब उन अभ्यर्थियों को, उन छात्रों को समझाने की कोशिश साथ ही साथ होगी और ये भी समझाया जा रहा है कि ये कैसे आपके लिए लाभकारी होगी। एक तरफ अग्निपथ स्कीम को लेकर भारत बंद का आह्वान है तो दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है और यहाँ पर मंच से कांग्रेस के दिग्गज नेता सुबोध कांत ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय का विवादित बयान,
सामने आया है और उसी मंच से तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस ने जिसे सत्याग्रह का नाम दिया है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक बयान सुबोध कांत सहाय ने दिया है। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता का विवादित बयान सामने आया है। लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है अग्निपथ स्कीम को लेकर और इसी कड़ी में आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और वहीं पर मंच से पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता का ये विवादित बयान। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की याद रख लो मोदी। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता की इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और सुबोध कांत सहाय का बयान आपने सुना, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय। सर, मंच के जरिए आपने आज तमाम केंद्र सरकार पर हमला किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। हिटलर से उनकी प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी है तो निशाना किस पे साधेंगे भाई? उन्हीं पे ना, उन्हीं के नीति के चलते तो देश में आज आग लगा है। इसलिए सवाल वही है वही। लेकिन सबसे दुर्भाग्य जो इस पूरी घटनाक्रम में हुआ है, इस सेना के तीनों चीफ को जो डिफेंस मिनिस्ट्री का योजना है अग्निपथ, जो नरेंद्र मोदी जी का योजना है अग्निपथ, इसको डिफेंड करने के लिए पहली बार आज तक सेना का चीफ हम लोगों के लिए सम्मान कर रहा है। आप उसको राजनीतिक तौर पे खड़ा कर रहे हैं ढाल बना के और पीछे छुप रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कांग्रेस नीति पर कहती है कि नीति पर सवाल उठाए, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर अगर लगता नहीं कि सवाल खड़ा होगा है? जो आपने हिटलर वाला बयान दिया उसको लेकर के लगता नहीं व्यक्तिगत? हिटलर ने बनाया था, हिटलर ने बनाया था खाकी करके इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो जिसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आपको लगता नहीं कि ये जो बयान है वो, क्योंकि बीजेपी अब इस पर सवाल खड़े कर रही है? ऐसा कुछ इतने लोग, ये कहावत है और ये कहावत है उनके लिए कि जो हिटलर की चाल चलेगा। जो कि अपने बयान पर अडिग है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से सेना के जरिए, जिस तरीके से सेना पर जो बातचीत जो किया जा रहा है उसको लेकर के सवाल यहाँ पर खड़े करते हुए सुबोध सहाय कांग्रेस नेता जो है खड़े करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन जियाउद्दीन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। तो सुबोध कांत सहाय को आपने सुना और उन्होंने जो आपत्तिजनक बयान दिया उसके बाद उनको मलाल तक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसके बाद मलाल उनको बिल्कुल भी नहीं आती। बिल्कुल, और देखिए, और ये विवादित बोल के बाद उनसे जब खास बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अब जब देश के प्रधानमंत्री वो हैं तो उन्हीं को सुनना पड़ेगा इस तरीके के शब्द। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी स्टैंड क्लियर किया गया था कि ऐसे कोई शब्द ना बोलने, विरोध करें, विरोध का अलग तरीका हो सकता है लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके एक बार फिर से आपको जरा सुनवा दें कि किस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे कांग्रेस के नेता। सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की याद रख लो मोदी। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत याद रख लो मोदी। जंतर मंतर पर ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था कांग्रेस पार्टी का, उसी को लेकर
ये बयान सामने आया जिसमें हिटलर से तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हुए कांग्रेस के नेता नजर आए। ऐसा नहीं है कि भाव भाव में ऐसा बोल गए वो, जब वहां मंच से नीचे उतरे तो हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत भी की। उसमें भी उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा उसकी तुलना उसी से होगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसलिए जवाबदेही उनकी है और इस तरीके की बातें भी उनके लिए ही करेंगी, किसी और के लिए नहीं। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अपने इस नेता को लेकर क्या रहता है। और दर्शकों को ये भी बता दें कि इससे पहले नागपुर से भी एक नेता थे शेख, जिनकी तरफ से प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। वो घटना तब घटित हुई थी जब ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की थी। और आज एक और नेता जिन्होंने हिटलर से तुलना करके प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की है, कांग्रेस के नेता सुबोध कांत सहाय का विवादित बयान। अब सवाल बड़ा यहां पर यह होता है कि क्या पिछली बार की तरह कांग्रेस एक बार फिर अनसुना कर देगी, या इस बार इसको लेकर कोई टिप्पणी सामने आएगी, क्योंकि लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच एक बार फिर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस नेता का यह विवादित बयान है और हिटलर का नाम लेकर यहां पर प्रधानमंत्री पर यह टिप्पणी की है। इससे पहले भी नागपुर के नेता का जिक्र हमने किया जिन्होंने बयान दिया था। रघुबर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। और रघुबर दास जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की गई है। इससे पहले भी महाराष्ट्र एक नेता थे जिन्होंने उनकी मौत की कामना की थी। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? नहीं, देखिए, मैं तो सर्वप्रथम इस बयान की निंदा करता हूं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बढ़ते कद से ये लोग ईर्ष्याग्रस्त होकर असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रहा, जिससे सिर्फ मैं नहीं सारा देश की जनता आज निंदा कर रही है। और ये कांग्रेस का डीएनए में है कि जो परिवारवाद की पार्टी कांग्रेस पार्टी आज ईर्ष्यावर्त, क्योंकि इनको था कि देश को ये लोग जागीर समझते थे कि ये सिर्फ गांधी परिवार ही देश को चला सकता है। लेकिन आज वर्ष में जो विकास, सुशासन और जन कल्याण के काम से देश की 135 करोड़ जनता मोदी जी के आज प्यार दे रहे हैं, इससे बदलाव की है। इसी तरह जब गुजरात में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात में भी मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्यावश होकर कांग्रेस की उस समय की अध्यक्षा, जो वर्तमान में अभी कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने उस समय मौत का सौदागर कहा था। किंतु कांग्रेस के डीएनए में असंसदीय शब्द का प्रयोग करना, जब इनका कांग्रेस का अध्यक्ष इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। सर, ये सुबोकांत सहाय की तरफ से भी किया गया है। 2-4-5 दिन पहले महाराष्ट्र के नेता शेख की तरफ से भी किया गया था। वो कहते हैं कि आपकी पार्टी फांसीवादी पार्टी है। ये आप लोग किसी की सुनते नहीं है। राहुल गांधी सवाल उठाते तो ईडी की जांच करवा दी, और यहाँ नौजवान खड़े तो आप उनके खिलाफ भी लगातार एक्शन ले रहे हैं। बात नहीं सुनते हैं, इसलिए आप पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे, इनकी अध्यक्षा बोल चुकी है मौत का सौदागर। श्रीमती सोनिया गांधी जी मोदी जी को मौत का सौदागर बोल चुकी है जी। तो इस आरोप के बाद क्या जहां तक ईडी की बात है, तो ये लोग जेल बेल वाला नेता है कि नहीं? श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल से छूटे हुए हैं कि नहीं लोग? और कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्था, जब सत्ता में तो संवैधानिक संस्था को किस प्रकार ये लोग नष्ट करने का काम किया। इस संवैधानिक संस्था एक परिवार के इशारे पर चलेगा, एक कानून से चलेगा। परिवार का शासन नहीं है देश में। देश में गरीब का शासन है, कानून का शासन है। और आज सारे कांग्रेसी बपलाए हुए भ्रष्ट जो 50 साल से देश को लूटा है, गरीब जनता को लूटा है, एक एक पैसे का हिसाब किताब मोदी जी की सरकार में होगा। नौटंकी कांग्रेसी छोड़ दे। जी रघुबर दास जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि जंतर मंतर के मंच से, जहां पर कांग्रेस का सत्याग्रह प्रदर्शन जारी है, वहां से किस तरह से, किन शब्दों में पीएम मोदी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की गई। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी।
सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत याद रख लो मोदी। तो रघुवर दास जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात आज तक पर रखने के लिए। राजीव और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरपी सिंह भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, आपका रिएक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की गई उस पर? देखिए, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं परंतु भाषा में हमेशा एक मर्यादा रहनी चाहिए और ये दर्शाता है कि कांग्रेस की भाषा क्या है और कांग्रेस की सोच क्या है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, कांग्रेस के नेता लगातार मोदी जी लेकर अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं, असंसदीय भाषा इस्तेमाल करते हैं। और मुझे अपेक्षा है कि कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, हालांकि उनसे अपेक्षा कम थी कि उन्होंने भी एक बार इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया था, खून की दलाली जैसे शब्द किए थे इस्तेमाल, परंतु फिर भी अपेक्षा है कि वो अपनी पार्टी में थोड़ी नकेल कसेंगी और चिंता करेंगी। हेलो। और कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार बार बार अपने नेताओं से बोल रही है ऐसी बातें ना बोले, बावजूद इसके कांग्रेस के नेता ऐसी बातें बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब? क्या कांग्रेस पार्टी अब कोई कठोर एक्शन लेगी? बीजेपी का अगला स्टैंड क्या होगा? कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया जा रहा है। एक बार फिर से ऐसे बयान आए हैं जिसमें हिटलर से तुलना कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक तरफ कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना को लेकर सत्याग्रह आंदोलन चला रही है। सुबोधकांत सहाय के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुबोधकांत सहाय वो शख्स, कांग्रेस के नेता जिन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। अभद्र भाषा कांग्रेस के डीएनए में है, ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। सोनिया, राहुल जेल और बेल वाले नेता हैं। बीजेपी ने ये भी टिप्पणी की, यानी निशाने पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ली कि उनके नेता अपनी बातों पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आज दरअसल जो टिप्पणी कांग्रेस के नेता की तरफ से की गई वो हिटलर की तुलना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से कर दी गई है। शहजाद पूनावाला कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आत्मकता के जो नवाब है और झांसों के जनाब है, उनको सेना के अधिकारियों ने जवाब दिया है, पर फिर भी अग्निपथ के नाम पर जिस प्रकार की आग लगाने का और फैलाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, इसी सीरियल साजिश में एक और बयान दिया गया है सुबोधकांत सहाय द्वारा, जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री हिटलर की मौत मरेगा। इस देश में कौन हिटलर रहा है और किसने इमरजेंसी लगाई है, ये पूरे देश ने देखा है। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारी बातें संयोग है या ये सोचा समझा साजिशन प्रयोग है। आज सलमान खुर्शीद ने कहा भारत की सेना के चरित्र पर सवाल उठते हैं। आज कांग्रेस के नेताओं ने कहा अग्निवीर नक्सली बन जाएंगे। कांग्रेस के एक नेता ने नागपुर में कहा था कि प्रधानमंत्री को भी मारने की कामना करनी चाहिए और आगजनी होनी चाहिए। इसके अलावा इरफान अंसारी ने कहा था, जो विधायक है, कि अग्निपथ लागू होगा तो देश खून से लथपथ होगा। जिस प्रकार से पूरे देश में आगजनी की जा रही है, जिस प्रकार से देश में पूरी तरह से आर्सन और एनर्की की जा रही है, ये दिखाता है कि इस पूरे के पूरे हिंसा के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है और कहीं ना कहीं ये सहयोग नहीं, ये एक सोचा समझा प्रयोग है। ये स्पॉन्टेनियस नहीं, ये स्पॉन्सर्ड है। ये ऑर्गेनिक नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी है। आज सवाल सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति का विरोध करते करते, एक पार्टी का विरोध करते करते आज सेना का विरोध,